हेलो बच्चों, आज हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास 9th बायोलॉजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार की सेल ऑर्गेनेली है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेली है क्योंकि ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट फंक्शन करती है हमारे सेल के अंदर जो कि इसको बहुत अलग या स्पेशल बना देते हैं। तो हम लोग आज इस वीडियो में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे। जैसा आप जानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो डिस्कवरी हुई थी वो 1945 में हुई थी। 3 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, पहले हम लोग टॉपिक का नाम डाल देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाम था पॉर्टर, एक नाम था पॉर्टर, दूसरे थे क्लॉड, CAUDE, क्लॉड, और तीसरा नाम था फुलमैन। ये 3 थे। इन्होंने 1945 में इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। बाद में 1953 में पॉर्टर ने इसका नाम रखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन्होंने रखा पॉर्टर ने 1953 में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम जो दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि ये, आपने आपको बताया था अपने इससे पहले वाले वीडियो में कि जो साइटोप्लाज्म है वो 2 भागों से मिलकर बना है, एक एंडोप्लाज्म और एक एक्टोप्लाज्म। अब ये जो 2 भाग हैं, एक्टो और एंडो, पहले ऐसा माना जाता था कि ये एंडोप्लाज्म तक सीमित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया एंडोप्लाज्मिक। और रेटिकुलम पूरा एक नेटवर्क है, इसका जाल जैसा बना हुआ, तो नाम हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अब जो रिसर्च हुई है उसके अनुसार इसका जो एक्सपेंशन है, ये कह सकते हो कि ये जो है एक्टोप्लाज्म तक पाया जाता है, यानी आगे तक है। पूरे साइटोप्लाज्म में ऐसा नहीं कि सिर्फ एंडोप्लाज्म तक सीमित है, ये आगे तक है, एक्टोप्लाज्म तक है। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें तो ये मोस्ट ऑफ द जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें ये प्रेजेंट होती है, ये प्रेजेंट होती है इसमें। लेकिन ओवा में और एम्ब्रियोनिक सेल्स में और मैच्योर आरबीसी, ध्यान रखना मैच्योर आरबीसी की बात कर रहा हूं, उसमें ये नहीं होती है, अपसेंट। बाकी ये जो है होती हैं ये, लेकिन इसमें नहीं होंगे। तो ओवा, एम्ब्रियोनिक सेल्स और मैच्योर आरबीसी, उनके अंदर ये नहीं पाई जाती। और प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं, ध्यान रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स, उसमें भी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से इनकी लोकेशन की हमने बात की, ये कहां कहां पाई जाती है। अगर हम इनकी अमाउंट की बात करें कि ये कितनी अमाउंट में होती हैं, तो ये बेसिकली उन जगहों पर ज्यादा पाई जाएंगी जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस हो रही हो। जैसे प्रोटीन की सिंथेसिस कहां कहां होती है, जैसे लिवर है, पैंक्रियाटिक सेल्स हैं, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, उनमें ये अधिक मात्रा में है। यानी कि अगर हम इनके अमाउंट की बात करें कि कितनी पाई जाती हैं ये, तो ये कुछ सेल्स तो ऐसी हैं जिनमें बहुत ही सिंपल टाइप की होंगी, जैसे एडिपोज। एडिपोज में बहुत ही सिंपल टाइप के होंगे, सिंपल ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होगी इनकी। और अगर हम स्पर्मेटोसाइट की बात करें, जो स्पर्मेटोसाइट होता है उसके अंदर ये वैक्यूल की तरह वैक्यूलर होती हैं, बहुत ही सिंपल टाइप की होगी। इसके अलावा अगर हम बात कर रहे हैं इन द केस ऑफ, जैसे मैंने बताया कि कुछ सेल्स होती हैं जैसे लिवर की हैं, और इसके अलावा और क्या बताया था मैंने आपको, पैंक्रियाटिक बताया था, पैंक्रियाटिक में होती हैं, पैंक्रियाटिक सेल्स होती हैं।
और इसके अलावा फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनके अंदर भी ये हमारी अधिक मात्रा में रहती है। मतलब इनमें तो होंगी बहुत ही सिंपल टाइप की, इसमें अच्छी वेल डेवलप्ड होती है और उनकी जो मात्रा होती है वो ज्यादा रहती है, क्योंकि इनका मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं उनमें भी ये पाई जाती हैं। तो स्ट्रेटेड मसल्स में एक विशेष प्रकार की आप ये कह सकते हो कि ये स्ट्रक्चर होती हैं, कुछ थोड़ा सा इनमें चेंज हो जाता है और उसका नाम हम रख देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दे देते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहां हम लिख देते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसका नाम है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये केवल मसल्स के लिए ध्यान रखना, वैसे नाम तो ER ही है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, केवल स्ट्रेटेड मसल्स में पाई जाती हैं, तो वहां पे नाम चेंज कर दिया, नाम हो गया सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये कहां पाई जाती हैं? मसल्स में। कौन सी मसल्स में? स्ट्रेटेड मसल्स, उसमें ये पाई जाती हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं? स्ट्रक्चर में अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर आपको पाई जाती हैं, देखो एक सिस्टर्निंग। क्या पाए जाते हैं? सिस्टर्निंग। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। कैसी होती हैं? सैक लाइक, एंड दे आर स्टैक्ड वन ओवर अनदर। स्टैक्ड का मतलब एक दूसरे के ऊपर लगभग पैरेलल रखी होती है, जैसे कोई पाइलिंग की हुई हो। और जितनी भी ये होती हैं ये सिस्टर्नी, ये सब आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड होती हैं। कैसे होती हैं? आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो ये सब आपस में कनेक्टेड होती हैं, और ये कनेक्टेड होने की वजह से ये जो भी हैं ये सब अपने जो भी इनके अंदर फ्लूइड होता है या आपस में ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक सिस्टर्नी दूसरे सिस्टर्नी के साथ कम्युनिकेट कर सकती है। और एक बात और याद रखना कि सिस्टर्नी के ऊपर ही पाए जाते हैं राइबोसोम्स। ठीक है? कहां पाए जाते हैं? सिस्टर्नी के ऊपर ही पाए जाते हैं राइबोसोम्स। तो सिस्टर्नी के ऊपर ही पाए जाते हैं राइबोसोम्स, और ये राइबोसोम्स ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स में नहीं पाए जाते। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है ट्यूब्यूल्स में हो भी सकते हैं, लेकिन वेसिकल्स में तो होते ही नहीं है। ध्यान रखना, ये सिस्टर्नी की विशेषता है। इसमें आप जो बीच में स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे ये बीच में स्पेस रहता है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक स्पेस भी कह सकते हैं इसको। और यहाँ पे इसके चारों ओर फ्लूइड भी होता है, जिसको हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इसके अंदर भरा होता है, और इसके चारों तरफ होता है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो याद रखना, एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स और साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स दोनों दूसरे के डिफरेंट होते हैं, सिमिलर नहीं होते हैं। अब इतनी बात जब यहां समझ में आ गई, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स क्या होता है? एक्चुअली में ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स हैं। आप कुछ भी बना सकते हो ऐसे, क्योंकि ब्रांचिंग बना दो। ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनको हम ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स भी हेल्प करते हैं इन कनेक्टिंग द सिस्टर्नी एंड वेसिकल्स। ये एक प्रकार से कम्युनिकेशन काम कर रहे हैं। तीसरी स्ट्रक्चर पाई जाती है इसमें वेसिकल्स। ये जो वेसिकल्स होती हैं ये लगभग ओव्यूलर या जैसे वैक्यूल की टाइप की स्ट्रक्चर होती हैं, स्फेरिकल टाइप, और इसमें राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये फ्री रहती हैं, यानी कि ये अटैच नहीं रहती हैं, ये फ्री रहती हैं। और इनका भी कम्युनिकेशन होता है विद द सिस्टर्नी एंड द ट्यूब्यूल, बट फ्री रह के, ठीक है, कनेक्टेड नहीं होती है। और ये स्ट्रक्चर भी पाई जाती हैं इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके अंदर ध्यान रखना, कोई भी
राइबोसोम अटैच नहीं होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे इसकी ओरिजिन की। ओरिजिन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी ओरिजिन न्यूक्लियस से हुई है। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसकी आउटफोल्डिंग हुई। या कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनफोल्डिंग हुई, यानी अंदर की ओर फोल्डिंग बनी। तो कुछ ऐसा भी मानते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग इसका जो है वो लोगों के जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनके द्वारा इसके विचार दिए गए हैं। तो फिलहाल ओरिजिन की बात करें तो कहीं ना कहीं या तो न्यूक्लियस से हुई होगी ओरिजिन, या फिर हुई होगी फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी ओरिजिन की हम बात भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होते हैं एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ नाम क्यों दिया गया? क्योंकि इसकी सरफेस पे राइबोसोम्स हैं। जिसकी सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं उनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया, और जिसकी सरफेस पे कोई राइबोसोम नहीं है, नो राइबोसोम, उसका नाम दिया गया है एसईआर। तो ये ध्यान रखना, आरईआर और एसईआर में डिफरेंस क्या है। जिस पे राइबोसोम होंगे, नेचुरल सी बात है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी, और वो उन्हीं जगहों पाई जाएगी जहां पे प्रोटीन का सिंथेसिस काम हो रहा है मेन। और एसईआर जो होता है ये सिक्रीटरी फंक्शन करते हैं। तो जो स्टेरॉइड बनाने वाले जितने भी हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन्स, वो भी सब आपके इसी के द्वारा ही सिक्रीट किए जाते हैं। तो ये वहां ज्यादा पाई जाएंगी जहां पर कुछ सिक्रीशन काम हो रहा है, कुछ सिक्रीशन का काम होता है, वहां पे ये अधिक मात्रा में पाई जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ लेना, बहुत ईजी है। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस की। पहला फंक्शन है कि ये एक प्रकार का एंडोस्केलेटन बनाता है। ये एंडो स्केलेटन बनाता है। एक प्रकार से ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है, तो सेल को कोलैप्स होने से रोकता है, बचाता है। तो एक प्रकार से सपोर्ट, एंकर करने का काम कर रहा है। तो ये स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल के रूप में काम करता है। कैसे काम करता है? स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, ये जो है स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑफ द सेल के रूप में काम करता है। तो ये हो गया आपका एंडोस्केलेटन के रूप में काम करता। दूसरा है इट प्रोवाइड पाथवेज of certain metabolic substances from nucleus to membrane, membrane। ये कह सकते हो कि जो सब्सटेंसेस हैं वो हमारे न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन तक जाएंगे, या एक सेल से दूसरी सेल में भी ये जा सकते हैं। तो इसके लिए रास्ता देने का काम भी ये करता है। तीसरा, पाथवेज इज प्रोवाइडेड, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट जो हम लोग यहां भी देते हैं वो है आपका एसईआर। एसईआर क्या बनाता है? एसईआर सिंथेसाइजेस, व्हाट सिंथेसाइजेस? एसईआर सिंथेसाइजेस लिपिड्स, है ना, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल और स्टेरॉइड एटसेट्रा ईटीसी। चौथा पॉइंट है आपका आरईआर के ऊपर। आरईआर क्या बनाता है? प्रोटीन हेल्प करता है, सिंथेसाइजेस प्रोटीन। तो ये प्रोटीन आने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से ये चार मेन फंक्शन है। अब हम बात करेंगे कुछ स्पेशल फंक्शन की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। स्पेशल फंक्शन हम लोग यहां पढ़ेंगे। स्पेशल फंक्शन में पहला फंक्शन है हमारा डिटॉक्सिफिकेशन। कौन सा फंक्शन है? डिटॉक्सिफिकेशन। तो देखो, डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? डिटॉक्सिफिकेशन का मीनिंग बहुत क्लियर है। डी का मतलब होता है रिमूवल। क्या मतलब होता है? रिमूवल। और टॉक्सी कहते हैं कोई भी पॉइजनस या हार्मफुल सब्सटेंस, पॉइजनस और हार्मफुल सब्सटेंस
ये जितने भी ऐसे सब्सटेंस होते हैं इनको बॉडी के बाहर रिमूव करने का काम होना बहुत जरूरी है। तो इस चीज में भी ये बहुत हेल्पफुल है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ मोर टॉक्सिक और पॉइजनस सब्सटेंसेस और इट इज कन्वर्टेड इनटू लेस टॉक्सिक सब्सटेंस। तो आपको पता होना चाहिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम हमारी बॉडी के अंदर कौन कर रहा है, लिवर कर रहा है। तो लिवर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती हैं जिसकी वजह से ये काम आसानी से हो जाता है। तो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हुई जिसको हम लोग कह रहे हैं डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो एसीआर होता है ये सिंथेसिस करता है। क्या ये करता है, आपके स्टेरॉइड्स को बनाने में हेल्प करेगा, हमने बताया था आपको। और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को बनाने में हेल्प करेगा, है ना। और इसके साथ साथ कह सकते हो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, है ना। ये सारी चीजें पाई जाती हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये सारी चीजें हेल्प करती हैं इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। तो इन सब चीजों को बनाने के लिए भी एसीआर हेल्प करता है। इसके साथ साथ कुछ हमारे जो हार्मोन्स होते हैं, खासकर बस आप जानते हैं कि हार्मोन्स तो दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए स्टेरॉइडल भी होता है और प्रोटीनियस भी होता है। लेकिन जो हार्मोन आपका स्टेरॉइडल होता है उनका फॉर्मेशन एसीआर के द्वारा किया जाता है। यानी कि जो स्टेरॉइडल हार्मोन्स होते हैं उनका फॉर्मेशन कौन करता है, सिंथेसिस कौन करता है, हार्मोन्स, स्टेरॉइडल हार्मोन्स, इनका फॉर्मेशन करता है एसीआर। तो इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि फंक्शन हो गया। तो पहला फंक्शन हमने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, दूसरा बोला हमने ये, और तीसरा हो गया कि कौन से हार्मोन जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं वो इसके द्वारा बनाए जाते हैं। चौथा फंक्शन है कि जो आरईआर होता है ये बनाता है एंजाइम्स, क्योंकि आप जानते हैं कि एंजाइम्स कैसे होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। तो ये एंजाइम बनाने का काम कौन करता है, आरईआर। और जितने भी लाइसोजाइमल एंजाइम्स होते हैं, यानी लाइसोसोम्स के एंजाइम होते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स, ये सारे के सारे कौन बना रहा है, ये भी बना रहा है आरईआर। अच्छा, ये काम कैसे करते हैं, कैसे करके बन रहा है, क्या हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। जो आरईआर है उसने बनाया एंजाइम, ये बनाया एंजाइम। आप जानते हो ये एंजाइम कैसे बनते हैं, ये बनते हैं एंजाइम विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स, क्योंकि आरईआर के ऊपर कौन लगा होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम ने क्या करा कि जो भी एंजाइम बना उस एंजाइम को इन द ल्यूमेन ऑफ ईआर, इन द ल्यूमेन ऑफ ईआर में डाल दिया। अब जो ल्यूमेन ऑफ ईआर होती है वो अपने जो भी एंजाइम था उसको देगी, किसको कहां ट्रांसपोर्ट करेगी, वो करेगी गोल्जी एपरेटस को, यानी गोल्जी बॉडी जो आपने पढ़ी है उसके अंदर वो ट्रांसफर करेगी। और गोल्जी एपरेटस से फिर वो बनेंगे लाइसोसोम्स के अंदर वो डाल देंगे। यानी कि बना किस पर, राइबोसोम पर, विद द हेल्प ऑफ आरईआर। जो राइबोसोम होता है वो आरईआर पे लगा, तो राइबोसोम ने बनाया एंजाइम यानी प्रोटीन बनाई और उसको कहां लेके गया, इन द ल्यूमेन ऑफ ईआर, जो सिस्टम नहीं होती है वहां पे ल्यूमेन होती है उसमें, वहां पे गया। उसके बाद में फिर वो कहां पहुंचा, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस से कहां गया, लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम के अंदर इकट्ठा हो गया, वहीं से फिर वो सिक्रेट हो जाता है। और जहां भी कहीं उसका डाइजेशन का रोल होता है वहां पे लाइसोसोम्स आप जानते ही हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से ये हमने पढ़ा फोर्थ फंक्शन। अब फिफ्थ फंक्शन है, जैसा हम जानते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, ईआर के द्वारा होता है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है इसका कैसे हो रहा है फॉर्मेशन, थोड़ा हम उसके बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल क्या चाहिए। तो रॉ मटेरियल में चाहिए, एक तो हमें चाहिए प्रोटीन। जैसा आप जानते हैं कि सारी की सारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है। और उसमें क्या होते हैं, लिपिड्स भी होते हैं। तो प्रोटीन बना रहा है कौन, आरईआर, और वो मेम्ब्रेन में इंसर्ट करेगा। लिपिड कौन बना रहा है, एसीआर, तो वो लिपिड बना के और फिर
ईआर के मेम्ब्रेन में इंसर्ट करेगा। यानी कि कुल मिला के बाद ये आगे आरईआर ने प्रोटीन प्रोवाइड करा दी, एसईआर ने लिपिड प्रोवाइड करा दिया। अब एक प्रोसेस होती है, इसका नाम होता है ग्लाइकोसाइलेशन। बहुत अच्छी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है, शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर, शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर, इन शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर जिनको हम कहते हैं ओलाइगोसैकेराइड्स। क्या कहते हैं, ओलाइगोसैकेराइड्स, डबल एच बनेगा, सैकेराइड्स। इन ओलाइगोसैकेराइड्स की कॉम्बिनेशन हो जाती है इन लिपिड्स और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ, और इस चीजों को मिलाकर फिर ये कहां चले जाते हैं, ये चले जाते हैं गोल्जी एपरेटस में। कहां पहुंच जाते हैं, गोल्जी एपरेटस में। कहां पहुंच गए, गोल्जी एपरेटस। और गोल्जी एपरेटस फिर हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कुल मिला के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फॉर्मेशन था वो हो गया। तो इस पूरी प्रोसेस को जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी उसे कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो दिस इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस which takes place with the help of RER, SER and फिर जो है शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर जिन्हें हम कहते हैं ओलाइगोसैकेराइड्स, ये प्रोवाइड की गई। और ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस में शॉर्ट चेन्स ऑफ शुगर कंबाइंड विद द लिपिड एंड प्रोटीन एंड दिस इज नोन एज ग्लाइकोसाइलेशन एंड दीज नाउ कम्स विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपेटास हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं गोल्जी एपेटास का रोल है, यानी कि ईआर और गोल्जी एपेटास मिलके काम करते हैं, सपोर्ट दोनों का है, अकेला उनका फंक्शन नहीं है। तो यहां पे एक बात आती है कि एक हम लोग शब्द यूज करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है कि ऐसे सेल ऑर्गेनेली या कह सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनेली जो मिलकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं उनको कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो इसमें कौन कौन हेल्प कर रहा है, इसमें आरईआर है, आरईआर ने प्रोटीन बनाई, फिर एसईआर ने लिपिड बनाया, फिर लिपिड को फिर ग्लाइकोसाइलेशन यानी कि इसके अंदर दोनों का कॉम्बिनेशन होकर कहां पहुंचा, गोल्जी एपेटास पहुंचा। फिर गोल्जी एपेटास ने क्या करा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे आरईआर, एसईआर और गोल्जी एपेटास ये सारे क्या हुए, ये सब हो गए, इन सब ने मिलकर बना दिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है ये ईआर और गोल्जी एपेटास मिलकर बनाते हैं जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो। सिक्स्थ फंक्शन है आरईआर के द्वारा बनाई जाती है प्रोटीन, जैसा हमें पता ही है। और जो एंजाइम्स होते हैं ये आप जानते हैं कैसे होते हैं, प्रोटीनियस एंजाइम्स होते हैं। कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो प्रोटीनियस होते हैं, जैसे कि इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीनियस हार्मोन है। और एंजाइम में तो डाइजेस्टिव एंजाइम आपने पढ़े ही हैं, वो सब के सब हमारे कैसे होते हैं, वो प्रोटीनियस होते हैं। ये सारे के सारे जो एंजाइम्स होते हैं ये कौन बना रहा है, आरईआर बना रहा है। अब ये देखो काम कैसे कर रहे हैं, कैसे करके बाहर आ रहे हैं। देखो ये बनते कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, जिनको हम लोग जाइमोजेन या प्रो एंजाइम्स के नाम से भी जानते हैं। और जैसे पेंक्रियास में एक विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं, उन्हें कहते हैं एसिनार सेल। क्या नाम बताया मैंने, एसिनार सेल। उसका एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं कि उसके अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो ये जो पेंक्रियास के अंदर एसिनार सेल्स होती हैं उनके अंदर आरईआर होगा, यानी ईआर होगा तो उसके अंदर आरईआर होगा, वो बनाएगा आपके ये एंजाइम्स। ये जो एंजाइम्स होते हैं ये सबसे पहले क्या होंगे, ये सिक्रीटरी यानी कि सेल से जब बाहर आएंगे तो इन्हें कहते हैं सिक्रीटरी एंजाइम्स कहते हैं। तो ध्यान रखना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जब ये बाहर निकलेंगे तो ये वेसिकल्स में इकट्ठे होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिक्रीटरी वेसिकल्स। क्या बोलते हैं, सिक्रीटरी वेसिकल्स। और ये सिक्रीटरी वेसिकल्स जो होते हैं ये गोल्जी एपरेटस की सहायता से, गोल्जी एपरेटस की सहायता से फिर ये क्या करेंगे, ये वो बाहर की ओर रिलीज करेंगे। कैसे करेंगे, ये हल्के हल्के मूव करेगा, मूव करके टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाके अटैच हो जाएगा। और वहां पे जाके ये एक प्रोसेस होती है एक्सोसाइटोसिस, जिसे हम सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। उस प्रोसेस के द्वारा ये सेल से बाहर निकल जाएंगे। और इस तरीके से ये हमारे 6 मेन फंक्शन है जो कि ईआर के द्वारा किए जाते हैं। और भी फंक्शन होते हैं,
फिलहाल हमने यहाँ पे यही बात करनी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ER के बारे में पूरा पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल की। तब तक के लिए थैंक यू।